आज हम सब जिस विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं वो हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्मदिन तक का जो एक पखवाड़ा है उसकी स्मृति हेतु हम एकत्र हुए हैं। जैसा अभी बांसुरी जी से पहले बता रही थी, किसी भी व्यक्ति के महापुरुष जो होते हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ स्पष्ट प्रतीक होते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे कम आयु में वाइस चांसलर बनने वाले भारत के सबसे कम आयु के वीसी थे। 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वो कुलपति बने। ये महत्वपूर्ण नहीं था, उससे अधिक महत्वपूर्ण ये था, कम आयु में तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पा जाते हैं, उसके बाद करते क्या है, काम करते हैं, काम तमाम करते हैं, भारत की राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। मगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब कुलपति बने तो उन्होंने 1937 में जो कोलकाता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह मनाया, उससे पहले भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उनके कन्वोकेशन में सिर्फ अंग्रेजी में भाषण होता था। मगर उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया और वो पहला मौका था जब किसी भारत की यूनिवर्सिटी के किसी दीक्षांत समारोह में भारतीय भाषा में सारा संचालन हुआ, बांग्ला भाषा में भाषण दिया। आप सबने यह भी सुना होगा कि उन्होंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में किया और उसके बाद एमए बांग्ला में किया, जबकि वो दौर था जब अंग्रेजी का ही जलवाए जलाल था। वैसे जलवाए जलाल आज तक भी काफी हद तक विद्यमान है, मोदी जी के आने के बाद थोड़ा कम जरूर हुआ है, मगर अभी भी काफी है। तो आप इमेजिन करिए कि ये भारत और भारतीयता के प्रति उनकी निष्ठा, उनका समर्पण और उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। इसके उपरांत अगर एक दूसरी दृष्टि से देखें, वो पहली बार बंगाल की विधानसभा के सदस्य चुने गए, फिर कांग्रेस की नीतियों से उनका विरोध हुआ और 1 वर्ष में उन्होंने छोड़ दिया और फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए और उसके उपरांत वो राष्ट्रवादी विचारों के प्रखर प्रवर्तक के रूप में भारत की राजनीति में क्रमशः स्थापित होते गए। और एक और जो दुष्प्रचार किया जाता है, आप में से शायद बहुतों को नहीं ध्यान नहीं रहता, कई बार टीवी डिबेट पे कहते हैं कि 1941 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ये सरासर झूठ है। 1941 की प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को तोड़कर उसको सत्ता में आने से रोकने के लिए फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी। ये बात अलग है कि 5-6 साल के बाद चूंकि कांग्रेस पूरी तरीके से जिन्ना के आगे आत्मसमर्पण करती चली गई, तो 1946 के बाद फजलुल हक ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। तो 1941 में जब वो सरकार में शामिल थे तब वो प्रजा कृषक पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर आप देखें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उनके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे पहलू हैं और जो लोग हमसे सवाल करते हैं, देखिए बड़ी मजेदार बात है, वो हमारे संस्थापक से तो सवाल करते हैं, पर आपने कभी कांग्रेस को अपने संस्थापक की जयंती मनाते देखा है? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कॉमर्स और एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी था, डफरिन के अंडर में, वाइसराय डफरिन के अंडर में। अच्छा चलो आप कहेंगे पहले अध्यक्ष तो व्योमेश चांद बनर्जी थे, अरे उसी की जयंती मनाते दिख जाते। यानी जो हमारे संस्थापकों के बारे में निराधार और गलत आरोप लगाते हैं, वो अपने संस्थापक की कभी जयंती तक नहीं मनाते हैं। क्योंकि हमसे कहते हैं कि हमारा मात्र संगठन कौन है, कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो भाई साहब आपका मात्र संगठन कौन है? ब्रिटिश सरकार है ना, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। और ऐसा नहीं कि कोई ब्रिटिश सरकार ने बना के उनको छोड़ दिया था। थोड़ा सा विषयांतर होते हुए पॉइंट बता देना चाहता हूं, पहले 25 सालों तक एक नहीं अनेक कांग्रेस अध्यक्ष वो रहे जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे और ब्रिटेन के एमपी थे। जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, विलियम वैडनबर्न, ये सब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और 1910 में जब वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास दिया गया, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेबर पार्टी का एमपी। गजब की लड़ाई लड़ रहे थे ना स्वतंत्रता की, कि ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी के पैरों के नीचे बैठे हुए थे और लड़ाई लड़ रहे थे। और आप में से बहुतों को शायद ये भी ना पता हो, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, वो जज जिसने जजमेंट दिया सावरकर जी के खिलाफ, उसका नाम था गणेश चंद्रावरकर, और ये 1900 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था। गजब याराना था। यानी कांग्रेस का अध्यक्ष
ब्रिटिश सरकार में जज बन जाता था, फिर 1914 में फिर कांग्रेस में आ जाता था, ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की सदारत में बैठे हुए थे, और उसके बाद जिसको ब्रिटिश सरकार 2 जन्मों का कारावास दे रही उससे सवाल पूछते थे। खैर, देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 2-3 काम जो बहुत सिग्निफिकेंट किए। एक पक्ष जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, उन्होंने भारत की औद्योगिक नीति के नीति निर्धारण में जब 1947 में वो मिनिस्टर बने, एक इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, वो कांग्रेस के सदस्य न होने के बावजूद नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सदस्य बने, और उस समय चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, दामोदर वैली की सिंचाई की योजना, HAL का वर्तमान स्वरूप, इस ढंग की एक स्थापित औद्योगिक नीति, क्योंकि उनका यह स्पष्ट मानना था कि जब तक हम टेक्नोलॉजी में, स्वदेशी में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक भारत की स्वतंत्रता वास्तविकता में सार्थक नहीं होगी। और आज जैसा भी बांसुरी जी कह रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल उन्हीं विचारों, उन्हीं नक्शे कदम पर चलते हुए, उन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर आज भारत के अंदर प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम प्रारंभ की, और आपने देखा कि भारत ने स्वदेशी निर्माण में वो ऊंचाई हासिल की है कि एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए, मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं। 2014 से पहले हम सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट के कंज्यूमर थे, क्योंकि आबादी हमारी नंबर 2 पे थी, अब तो नंबर 1 के ऊपर है, मगर प्रोड्यूसर हम कहीं नहीं थे। 2 केवल फैक्ट्रियां थी मोबाइल हैंडसेट, और क्यों नहीं थे उसका भी कारण समझिए। यूपीए सरकार ने रूल बना रखा था कि अगर मोबाइल हैंडसेट आप इंपोर्ट करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी कम थी, अगर मोबाइल के पार्ट्स मैन्युफैक्चर इंपोर्ट करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी ज्यादा थी, यानी मैन्युफैक्चरिंग को मारने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। मगर अब पिछले 12 सालों में हम दुनिया के नंबर 2 के सिर्फ मोबाइल हैंडसेट के कंज्यूमर ही नहीं है, दुनिया के नंबर 2 के मोबाइल हैंडसेट के प्रोड्यूसर भी हैं। हम इतने आत्मनिर्भर हुए हैं कि भारत के लगभग सारे मोबाइल हैंडसेट जो आज हम और आप यूज करते हैं वो भारत में ही बनते हैं। दुनिया में मोबाइल हैंडसेट बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री कंपनी सैमसंग की, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत के नोएडा में है, और एप्पल की आईफोन बनाने की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत के अंदर है। दूसरा उदाहरण समझिए, सिंचाई परियोजनाओं को लेकर जिस प्रकार की दूरदृष्टि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की थी, उसकी उनके समकालीन नेता बहुत प्रशंसा करते थे। दामोदर वैली जो परियोजना थी, यह भारत की हीराकुड बांध बनाने की परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, उनकी पूरी की पूरी अवधारणा उन्होंने अपने उस कालखंड में जब वो औद्योगिक विकास मंत्री थे तब रखी थी। HAL पहले बन चुका था आजादी से पहले, उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसका पूरी अवधारणा रखी, और आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के सबसे प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में से एक है। और जो लोग कुछ साल पहले कहते थे HAL बर्बाद हो गया, ये हो गया, उन्हें ये इस बात का आइडिया नहीं है कि पिछले साल 21,000 करोड़ के ऑन ऑर्डर थे पाइपलाइन में, आज 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर HAL के पास। यानी जो विचार उनका था, उन्हीं विचारों पे हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े। अब दूसरी बात है, हमें क्या आवश्यकता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मरण करने की? सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है, यह हमारी प्रतिबद्धता और भारत की राजनीति में प्रामाणिकता का प्रमाण है। कैसे? देखिए, हम एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने अपनी स्थापना से, जब 6 जुलाई 1950 को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ, उन्होंने कहा कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ जो लोग पाकिस्तान, यानी उस समय का पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर अन्याय करने का एक आधार मिल जाएगा, और हम इससे कोई समाधान नहीं निकाल पाएंगे। और इसी पे उन्होंने इस्तीफा दिया था। और आज आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जी CAA का कानून लाए, ये कहीं ना कहीं वही जो घात हुआ था भारत के लोगों के साथ, जो विभाजन के समय का घाव था, उसको भरने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यानी हम वो पार्टी हैं जिसने 1950 से लेके और जब 2019 में CAA आया, अपना स्टैंड कभी चेंज नहीं किया। बाकी सारे दल समय समय में बदलते रहते। फिर आप याद करिए 1951 में
जब उन्होंने यह बात कही कि भारत का, जब हमारे जनसंघ की स्थापना हुई, कि भारत का सांस्कृतिक स्वरूप क्या होगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आई, तो किसी को समझ में नहीं आता था ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ यह है कि अभी जो वंदे मातरम हमने गाया, और उस वंदे मातरम में जिन बिंदुओं को लेकर कांग्रेस ने कट्टरपंथी ताकतों के आगे सरेंडर कर दिया। और यह भी आपको एक और बात बता दूं, वंदे मातरम सबसे पहली बार 1896 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जिसकी सदारत उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। उनको कोई आपत्ति नहीं थी। और 1924 तक भी गाया गया पूरा, किसी को आपत्ति नहीं थी। जब 37 में जिन्ना ने विरोध किया और उसने कहा कि इसके कुछ हिस्से हिंदू प्रेयर की तरह लगते हैं, तो वो हटा दिए गए। मगर जिन हिस्सों पे आपत्ति की गई वो क्या थे? तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारणी। अरे ये दुर्गा दश प्रहर धारणी जब आप कहते हैं तो पूरा राष्ट्र के साथ कैसे एकाकार होते हैं कि जब कोलकाता में आप खड़े होकर काली मां के सामने तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी कहते हैं, तो आपकी वही श्रद्धा त्रिपुरा की मां त्रिपुर सुंदरी से जुड़ जाती है, वही आसाम की कामाख्या मां से जुड़ जाती है, वही विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी से जुड़ जाती है, वही मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ जाती है, वही जम्मू की वैष्णो देवी से जुड़ जाती है, और वही कन्या की तमिलनाडु की कन्याकुमारी जी से जुड़ जाती है। और इतना ही नहीं है, उसी के साथ वही आस्था ढाका की ढाकेश्वरी और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ जाती है। यानी देश को राजनीतिक दृष्टि से तोड़ा जा सकता है, सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं तोड़ा जा सकता। ये सांस्कृतिक चेतना अविभाज्य रहती है, और इस अविभाज्य चेतना के कारण यह राष्ट्र जीवित रहता है। जो ये विचार दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, और आज अगर आप देखें तो उसी सांस्कृतिक तत्व को पूरी गरिमा के साथ, पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज स्थापित करने का प्रयास किया है। और यह भी बात समझिए, कुछ लोग वो थे जिनके की पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों ने सत्ता के लिए देश के टुकड़े करना स्वीकार करवा लिया, पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान को जाने देना स्वीकार कर लिया, अक्सई चीन के पास जाना स्वीकार कर लिया, मान सरोवर का ऊंचा हमारा सांस्कृतिक गौरव का वह ऊंचा भाल वो चीन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। और दूसरे हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे जो बंगाल की धरती से उठे और कश्मीर का एकीकरण करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके उस एकीकरण को साकार किया। अटल जी ने आजादी के समय यह लिखा था कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। तो वो जो अधूरी आजादी थी जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, उस अधूरी को पूरा किया गया 5 अगस्त 2019 को, जब मोदी जी ने धारा 370 लाकर वो जो दरार डाल रखी थी कश्मीर के साथ, वो पूरी तरीके से समाप्त हुई। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि हम जिन विचारों को से प्रेरित होते हैं उन विचारों को जी कर दिखाते हैं। हम कोई वो नहीं है जो हमारे विचार बदल जाते हैं। और एक और भी धारणा शायद आप में से बहुतों को नहीं पता हो, 1966 में जनसंघ ने दीनदयाल जी के समय में, तब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तो 53 में डेथ हो चुकी थी, यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत जब कभी भी हमारी सत्ता आई तो भारत परमाणु शक्ति संपन्न बनेगा। 1966, 32 साल के बाद हमारी सत्ता आई 1998, 32 दिन की देरी नहीं की, अटल जी की सरकार ने परमाणु विस्फोट करके दिखाया। ये होता अपने विचारों पे कमिटमेंट। और जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया कि आज भारत की सेना को जल थल नभ तीनों में न्यूक्लियर पावर से सुसज्जित करके दिखाया। आज हमारे पास एयर टू एयर न्यूक्लियर मिसाइल भी है, सरफेस टू एयर न्यूक्लियर मिसाइल भी है, और न्यूक्लियर सबमरीन भी है। यानी जो कमिटमेंट हमारा 66 में था वही 98 में, और वही आगे बढ़ते हुए आज 2019 में। इसीलिए हम शायद भारत के इतिहास की इकलौती पार्टी हैं 51 टू ऑनवर्ड्स, मतलब बीच में जनता पार्टी के दौरान हम एक बार समाप्त हुए, फिर पुनर्जन्म हुआ जनता पार्टी के रूप, भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जिसका आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। आज तक भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। बाकी पार्टियों का तो इतना डिवीजन हुआ, मतलब कांग्रेस की आज का जमाना छोड़िए, 1907 में नरम दल गरम दल में डिवाइड हुए, 1920 में रिस्पॉन्सिविस्ट अलग हुए,
1939 का हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और गांधी अलग थे, इट वॉज लाइक अ वर्चुअल डिवीजन। और आजादी के बाद तो निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, ब्रह्मानंद रेड्डी, बाबू जगजीवन राम, वहां के बाद लेके अर्जुन सिंह, शरद पवार, ममता बनर्जी, वाईएसआर कांग्रेस, कितनी सारी कांग्रेस बनती चली गई। मैंने बचपन में अटल जी का एक भाषण सुना था, उन्होंने कहा कांग्रेस पहले बनी थी ONR 69 में, और मजे की बात उनकी पार्टी उनके प्रधानमंत्री ने तोड़ी थी। उन्होंने कहा कांग्रेस के इतने डिवीजन हुए, कांग्रेस O, कांग्रेस R, कांग्रेस S, कांग्रेस U, कांग्रेस I, कांग्रेस U, फिर उन्होंने कहा कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। मतलब इतने विभाजन होते चले गए, मगर हमारे यहां आज तक, हाँ ये बात तो कोई कहेगा हमारे कुछ नेता पार्टी छोड़ के गए, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ गए, पर सबको बाद में यह अनुभव हुआ कि जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अंदर है वो बाहर कहीं नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे प्रांत के बहुत प्रतिष्ठित और बड़े ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे नेता कल्याण सिंह जी पार्टी छोड़ के गए थे, और जब वो वापस आए तो दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप पार्टी में वापस क्यों आए, तो उन्होंने सूरदास का एक पद बोला था कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यानी समुद्र में जाता हुआ जहाज है, अगर उसका पक्षी उड़ जाए तो उसे लगता है कि कहीं और मुझे वैसी जगह नहीं मिल रही, तो फिर जहाज के ऊपर आ जाते हैं। ये वो पार्टी है जो इन मूल्यों और प्रतिबद्धताओं के आधार के ऊपर बनी। इसलिए जो हमारा कमिटमेंट था कि कश्मीर के एकीकरण को लेके, वो पूरी तरीके से अनफ्लिंचिंग आज तक है। अगर 1953 में हमने नारा लगाया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो 2019 में हमने पूरा किया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आगे का नारा था जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और अभी आप देख रहे हैं तो न्यूज आ रही है पीओके में क्या क्या हो रहा है वहां, मतलब खुद ही दिखाई पड़ रहा है कि कुछ करने की जरूरत ही शायद ना पड़े, अंदर से ही कुछ ऐसा खड़मंडल हो जाए। और जो जो लोग भारत के खिलाफ बोलते थे, वहां की अंदरूनी स्थितियां ऐसी विप्लवकारी हो गई हैं कि आपने देखा होगा कि पुलवामा में जो सीआरपीएफ पे अटैक हुआ था, उसका जो चीफ मास्टरमाइंड था बुरहान हमजा, उसको पीओके के मुजफ्फराबाद में कुछ अज्ञात हमलावरों ने जाके मार दिया। पता नहीं कौन अज्ञात हमलावर थे, आके मार गए। ये दिखाई पड़ता है कि अंदरूनी हालात पीओके के बहुत अलग हो गए हैं। तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं है कि मोदी जी के ही कार्यकाल में जो इच्छा करी हो मनमाही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं, तो हो सकता है सारे का सारा साकार हो भी। मगर इन चीजों के साथ बहुत सारे वो भी हैं। देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई और कैसे षड्यंत्र थे, इसको भी संक्षेप में समझना जरूरी है। देखिए उस समय भारत में कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था, जैसे कोई दूसरे देश में जाने के लिए वीजा। अगर वो परमिट लगता तो आज आप वैष्णो देवी की यात्रा या बाबा अमरनाथ की यात्रा कर पाते। और आप सोचिए एक और बड़ा लॉजिकल बात समझिए, अगर किसी कंट्री का वीजा आपके पास नहीं है और आप उसकी सीमा पे पहुंच जाए या परमिट नहीं है, तो वहीं पे अरेस्ट हो जाते हैं ना। मगर जब पठानकोट से होते हुए वो कश्मीर के जम्मू के अंदर जाने लगे, जम्मू कश्मीर की सीमा पे, तो उनको रोका नहीं गया। बल्कि बड़े आश्चर्य की बात थी कि जो डेप्यूटी कमिश्नर उनके साथ पीछे से आ रहा था, उसने कहा साहब सरकार ने निर्णय लिया है कि आपको जाने दिया जाए। और उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले लोग और इसको तथागत राय जी जो त्रिपुरा के गवर्नर थे उन्होंने भी लिखा, अटल जी भी उनके उस समय सहयोगी के रूप में साथ में थे। उन्होंने कहा कि लोग इस पे आश्चर्यचकित थे कि सरकार ने अंदर जाने की परमिशन कैसे दे दी। अब इसमें चाल क्या थी आप देखिए। और इतना ही नहीं, वो जो ड्राइवर था वो घबरा रहा था, साहब बगैर परमिट के हम अंदर नहीं जाएंगे। तो डिप्टी कमिश्नर ने उसको इंश्योर किया कि परमिट आपको आगे मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता भारत की सीमा में तो भारत के कोर्ट का कानून उन पे लगता। मगर ये चाल थी कि उनको उस क्षेत्र के अंदर ले जाओ जहां भारत के कोर्ट का कानून न लागू होता हो, क्योंकि तब तक कश्मीर में उसका लॉ अलग था, भारत के सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था। और उस समय तो आपको पता ही है कि वहां के जो चीफ थे उसको मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री कहते थे, सदर रियासत कहते थे, उनका झंडा अलग था और उनका विधान भी अलग था।
अब जब अंदर गए तो जम्मू में उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, जम्मू में भी अरेस्ट करके नहीं रखा गया जी, उनको श्रीनगर तक जाने दिया गया। और जब अरेस्ट किया गया तो कारण क्या बताया गया, ये नहीं कि इलीगली अंदर आ गए कर रहे थे। तो उन्होंने अटल जी से कहा जाओ और जाके पूरे देश को बताओ कि मैंने बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर लिया है। मगर उन पे चार्ज क्या लगाया गया, यह लगाया गया कि उनके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। अब इस चाल को समझिए, अगर आप ये कहें कि इलीगली आ गए हैं तो फिर जुरिस्डिक्शन भारत के सुप्रीम कोर्ट का आ सकता था, मगर आप ये कहें कि आपके आने से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो फिर जम्मू कश्मीर के कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। अब आइए, उसके बाद उनको लंबे समय तक वहां पे रखा गया और एक ऐसी कमरे में रखा गया, ऐसे घर में रखा गया जहां टेलीफोन की सुविधा तक नहीं थी। और उस दरमियान, यानी जब वो 11-12 मई को गए हैं और 23 जून को उनकी जब देहावसान हुआ है, उस दरमियान जवाहरलाल नेहरू गए भी कश्मीर, उन्होंने कभी उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं समझी। अब इसके बाद एक और रहस्य दिखाई पड़ता है, जब वो वहां पे गए, उन्हें कश्मीर में क्यों रखा गया, और इतना ही नहीं, उसी दरमियान उनके ऊपर एक राजनीतिक मुकदमा दिल्ली में चल रहा था। तो इस बात का डर था कि दिल्ली की अदालत उनको मांग सकती है कि इनको अदालत के सामने प्रस्तुत होने के लिए आया जाए, सम्मन दिया जाए। और दिल्ली की अदालत ने सम्मन दिया तो पहले तो यह बात आई कि जो सरकार का जो विटनेस था, पुलिस ऑफिसर, वो बार बार आने में जान के देरी कर रहा था। जज ने कहा कि मुझे लग रहा है ये मुकदमे को डिले करना चाहते हैं। आखिर में दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर को लेटर लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहां पर प्रस्तुत किया जाए 5 या 6 जून को। और आप इमेजिन कर सकते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिख के दे दिया, हम नहीं मानते, हम नहीं भेज सकते। और रहस्य गहराता है, और यह बात मैं इसीलिए हवा में नहीं कह रहा हूं। 18 सितंबर 1953 को भारत की संसद में एनसी चटर्जी जी, जो बहुत बड़े हिंदू महासभा के नेता थे, और सोमनाथ चटर्जी जी के पिताजी, उन्होंने ये साफ साफ ये कहा है कि एक साजिश की तरफ संकेत करता है, ये बहुत संदिग्ध परिस्थितियों की तरफ संकेत करता है, अन्यथा दिल्ली में बैठे हुए बड़े लोगों की शह के बिना किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दे। अब आइए साहब, उनकी वहां तबीयत खराब होनी शुरू हुई तो उनको स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शंस लगाए गए। उन्होंने कहा कि मेरे कलकत्ता के डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हमसे सूट नहीं करता। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं साहब, ये नए प्रकार का है, ये इसमें आपको समस्या नहीं आएगी, और उनको इंजेक्शंस लगते रहे। और वो जो डॉक्टर थे उनके प्रिस्क्रिप्शन भी गायब है, जो उन्होंने दवा दी थी वो भी गायब है, और डॉक्टर ने कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया, और वो डॉक्टर भी जम्मू कश्मीर सरकार के डॉक्टर अली मोहम्मद थे। अब देखिए, इतना ही नहीं, जब उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई 4:30 बजे के आसपास, अब चूंकि वहां पर तो कोई टेलीफोन तो था नहीं, डॉक्टर पहुंचते हैं 7:30 बजे, उसके बाद अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें निकाला जाता 11:30 बजे। 4:30 से 11:30 कितना बड़ा समय हो जाता, 7 घंटे, और वो भी एम्बुलेंस में नहीं, एक टैक्सी में बैठालकर उनको अस्पताल ले जाया जाता है। यानी ये पूरी की पूरी बातें बहुत गहरा संदेह उत्पन्न करती हैं कि वहां वो जो कुछ भी हो रहा था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विरुद्ध एक साजिश के तहत किया जा रहा था। और ये भी उसके बाद उनको इमरजेंसी वार्ड में या हार्ट के वार्ड में नहीं रखा गया। और ये सारी बातें कैसे पता चली, डॉक्टर मुखर्जी की बेटी ने कई सालों की मेहनत के बाद उस नर्स को खोज लिया जिस नर्स ने उनका इलाज किया था, और उस नर्स का नाम था राज दुलारी टिक्कू। और उसने जो जो बातें बताई उसका मेंशन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बेटी ने किया है। वहां से चीजें सामने आई, और फिर उसने यह भी बताया कि जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी हॉस्पिटल में, तो नर्स ने फोन किया डॉक्टर को कि साहब उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये फला इंजेक्शन लगा दो। और वो इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर मुखर्जी बहुत जोर से कहे कि मेरा पूरे शरीर में जलन हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर जाके उस नर्स ने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब तक आए सब कुछ विषय समाप्त हो चुका था। और जब डॉक्टर मुखर्जी जी की मृत्यु हुई, उसके बाद दिल्ली और कोलकाता में भयानक अनरेस्ट शुरू हुआ। और यह बात भी हम हवा में नहीं बोल रहे हैं, वामपंथियों के बड़े लाडले साहित्यकार रामचंद्र गुहा जी ने अपनी किताब में लिखा है
कि दिल्ली में आक्रोश इस कदर था कि लोग ये कह रहे थे उनकी मृत्यु के बाद कि अगर शेख अब्दुल्ला दिल्ली आया तो उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने यहां तक लिखा कि नेहरू के खिलाफ इस कदर नारेबाजी हो रही थी कि नेहरू को जान का खतरा हो सकता था। दिल्ली के लोगों में इतना गुस्सा था, उन्होंने वर्ड ये लिखा है कि ऐसा लगता था दिल्ली की जनता हिंदूवादियों के विचारों के गिरफ्त में आ गई, उनका वर्ड था। अब आइए साहब, कोलकाता में स्थिति और भी खराब थी। अब डॉक्टर मुखर्जी की माता जी योगमाया देवी जी ने लेटर लिखा नेहरू को कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा इसलिए भी होनी चाहिए कि मेरा बेटा जब गया पूरा मेरा उससे कोई संपर्क ही नहीं हुआ 45 दिन तक। उसके बाद केवल मेरे पास एक फोन आया जम्मू कश्मीर से यह बताने के लिए कि आपके बेटे की डेथ हो चुकी है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब आप समझिए, नेहरू जी पत्र लिखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ। 24 जून को उन्होंने पत्र लिखा उनकी माताजी ने। 30 जून को जवाहरलाल नेहरू लेटर लिखते हैं कि नहीं, आपके बेटे को बहुत अच्छे ढंग से रखा गया था, और इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, उन्होंने उनको एक बंगले में रखा गया था और उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ। और ये सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 22 में वो लेटर, उनके हाथ का साइन आज भी अवेलेबल है। अब सुनिए, 30 जून को तो वो उनकी माताजी को लेटर लिख रहे हैं, और 29 जून को शेख अब्दुल्ला को लेटर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पहले एक ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जिसमें सारे फैक्ट्स जुटाइए, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी की डेथ के बाद बहुत रिएक्शन हो रहा है, तो आप इस ढंग के फैक्ट्स लिखिए कि आपने उनको बहुत अच्छे ढंग से रखा था, सारी केयर की जा रही थी, ताकि ये विषय ना उठे कि उनके साथ कोई मतलब सोचिए, एक तरफ वो सीएम को बचने का रास्ता बता रहे हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के सदर रियासत को, पीएम को, एक पीएम दूसरे पीएम को बता रहा है, और दूसरी तरफ उनकी माताजी को लिख रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उनकी माताजी ने गुस्से में उनको दूसरा लेटर लिखा 4 जुलाई को कि मैंने आपका निष्कर्ष नहीं मांगा था, आपने निष्कर्ष कैसे ड्रॉ कर लिया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। अब उसके बाद सुनिए, उस समय बंगाल के जो सीएम थे विधान चंद्र राय, उसी 3-4 जुलाई के आसपास, ये भी सेलेक्टेड ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 22 में लिखा हुआ है लेटर है, विधान चंद्र राय को लेटर लिख रहे हैं कि देखिए कलकत्ता में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आप इसको इंश्योर करिए कि आंदोलन किसी तरीके से समाप्त हो, क्योंकि ये जो मांग उठ रही है ना जांच करने की, ये समस्या उत्पन्न कर सकती है। आगे खुद नेहरू क्या लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अगर जांच हुई तो जांच किस दिशा में जाएगी। हो सकता है जांच में ये बातें आ जाएं कि जो उनके इलाज की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा दें। हो सकता है जांच में कोई ऐसी बात आ जाए जिससे ये लगे कि उनके इलाज में लापरवाही हुई थी, परंतु यह स्थिति हमें अवॉइड करनी। अब देखिए, उनकी माताजी को लेटर लिख रहे हैं कि सब कुछ ठीक था, और पश्चिम बंगाल के सीएम को लेटर लिख रहे हैं कि मुझे नहीं पता जांच में क्या होगा। आप सोचिए कितना गहरा रहस्य। और फिर यह भी एक थ्योरी है, उस समय फिर कम्युनिस्टों ने भी, जैसे हमेशा उनका रोल रहता है, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर एक थ्योरी है ये भी कि कोलकाता के, दिल्ली में तो कुछ हद तक चीजें नियंत्रण हो रही थी, कुछ समय के बाद कोलकाता में नियंत्रित हो ही नहीं पा रही थी। तो क्या षड्यंत्र रचा गया, कांग्रेस पार्टी ने कोलकाता में ट्राम के दाम 2 या 3 आने बढ़ा दिए, और कम्युनिस्टों ने उसको लेकर सड़क पे आंदोलन और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और ये एक बाकायदा एक थ्योरी मानी गई अनेक लोगों के द्वारा, ये सिर्फ इसलिए किया गया कि डॉक्टर मुखर्जी को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उसको डाइवर्ट किया जा सके, ताकि जब आंदोलन दूसरे प्रकार का होने लगेगा, उसके अंदर उपद्रव होने लगेगा, तो पुलिस को कार्रवाइयां करने का एक आधार मिल जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरी की पूरी साजिश और गहराई ये तथ्यों के आधार पर दिखाई पड़ती है। फिर मैंने इसलिए एनसी चटर्जी साहब का लोकसभा का बयान भी कोट किया। मगर आप ये भी सोचिए, मगर हम तो वो हैं जो इस देश की अखंडता के लिए समय समय पर बलिदान दिया, डॉक्टर मुखर्जी जी ने, और उससे जो वातावरण बना, फिर आखिर में सरकार को बाध्य होना पड़ा, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री का पद समाप्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट के का क्षेत्र आदेश लागू हुआ, चुनाव आयोग का प्रभाव लगा, और जो एक झंडा रह गया था ना, उस झंडे का डंडा खींचकर मोदी जी ने 2019 में समाप्त कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वो थे जिनके लिए एक लाइन कही जा सकती है, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने खून से भारत के मानचित्र की लकीर की रक्षा की। जिसे एक पंक्ति में कहेंगे कि देश वो टूटे जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था,
मानचित्रों की मिटी वो ही लकीरें, रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं था। और डॉक्टर मुखर्जी जी ने उसको साबित करके दिखाया। और फिर उसके बाद ये जो बलिदान की परंपरा है वो केवल डॉक्टर मुखर्जी तक नहीं रही, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम बलिदानी थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहां कहां बलिदान नहीं दिया है। कश्मीर में हमारे कितने कार्यकर्ता मारे गए, पंजाब के उस आतंकवाद के दौर में हमारे कितने कार्यकर्ता मारे गए। मैं उस समय बच्चा था, पढ़ता था, आप में से शायद बहुतों को नहीं याद होगा, 1987 या 88 में चंडीगढ़ में मोगा में संघ की शाखा पर फायरिंग हुई थी, 40 लोग मारे गए थे। उसके बाद पूरे भारत बंद का आयोजन हुआ और वो बंद इतना सक्सेसफुल था कि मुंबई में इंटरनेशनल फ्लाइट्स उस दिन नहीं हो पाई, बीड़ी और पान की दुकान तक बंद थी, मगर मजाल है किसी सिख को एक खरोच आई हो। यह होता था कि राष्ट्र के प्रति होने वाले अत्याचार को अपने ऊपर सहना भी, मगर एकता अखंडता में दरार नहीं पड़ने देना। केरल में हमारे कितने लोग मारे गए, पश्चिम बंगाल में 321 लोगों का अभी जब हमारा सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, नॉर्थ ईस्ट में इवन जब हमारी अटल जी की सरकार थी, हमारे क्षेत्र प्रचारक और प्रांत प्रचारक स्तर तक के लोग मारे गए। आंध्र प्रदेश में हमारे कितने लोग मारे गए, नक्सलियों से लड़ते हुए हमारे कितने लोग मारे गए। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिन ऊंचाइयों पे आके खड़ी है, डॉक्टर मुखर्जी से प्रेरणा लेके अनेक कार्यकर्ताओं ने वो बलिदान दिया है और उस बलिदान के चलते हुए आज हम उस स्थान पर आकर बैठे हैं। तो मैं डॉक्टर मुखर्जी के साथ साथ उन सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी वह नमन करता हूं जिन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र के हित में अपना यह बलिदान दिया। और उनके इस बलिदान पर्व के ऊपर उनको यह कहते हुए श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्मुक्त मरण त्योहार राष्ट्र का संबल हो, उत्सर्गी रक्त फुहार धवल गंगा जल हो, अब नए क्षितिज हो आस्थाओं से आलोकित, बलिपंथी पर बलिहार राष्ट्र का मंगल हो। और फिर उन्होंने जिस स्वदेशी स्वावलंबी राष्ट्र की बात कही थी, तो देखिए अटल जी और मोदी जी तक होते हुए चीज कहां से कैसे पहुंची है। 53 में हमने कश्मीर को तो एकाकार कर लिया, मगर उसके बाद हम एक दूसरी प्रॉब्लम में फंस गए। दुनिया में कहीं लड़ाई होती है, मोहल्ले की लड़ाई से लेके इंटरनेशनल लड़ाई तक, हमेशा छोटा और कमजोर देश कहता है कि बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। हमेशा छोटा और कमजोर आदमी कहता है कि ये बड़ा आदमी है, ये ताकतवर है, मुझे सता रहा है। मगर हमारा एक अकेला ही माहौल था कि बगल का मुल्क छोटा भी था, कमजोर भी था, वो हमें सताता था और हम सताए जाते रहते थे और सिर्फ चिल्लाते रहते थे। मगर जब से मोदी जी आए तो क्या हुआ, इंडियाज एरा हैज सॉफ्ट स्टेट बिकम ओवर। और अब स्थिति ये बनी कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, बालाकोट भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ। और उसने क्या दिन दिखाया, सिर्फ मैं 2 एग्जाम्पल्स बोलता हूं। हमारे विरोधी लोग आजकल वो सब मतलब वो बाएं हाथ से जो चीखने चिल्लाने वाले लिखने वाले लोग हैं, लेफ्ट लिबरल सो कॉल्ड सूडो सेकुलर, सब चिल्ला पड़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा था, ऐसा नहीं वैसा था। तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूं। बालाकोट के समय पाकिस्तान की संसद में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान नहीं, वीडियो अवेलेबल है, जिसमें वो कह रहा है, उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लेते हुए उसने कहा, मैं बैठा था, शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए और उनके पांव कांप रहे थे। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है। और उन्होंने कहा, आर्मी चीफ ने, खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना रात 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। भाई साहब, ये आर्मी चीफ के पांव कांपने का तो 71 में भी कोई वाकया नहीं सुनने में आया। अब आइए साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय शहबाज शरीफ ने, मैं सिर्फ 2 ही लोगों के स्टेटमेंट ही कोट करूंगा और कुछ नहीं। राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी, जिनके लिए इमरान खान कहते थे सबसे बड़ी बीमारी। खैर, आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने बाकायदा एक रैली में बोला कि हम लोगों से कहा गया था कि बंकर में चले जाओ। अब इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा वहां हालात क्या थे। अब आइए साहब, उन्होंने कहा, ये शहबाज शरीफ ने, और ये टर्की में भी बोला जाकर, उन्होंने कहा 9 और 10 मई 2025 की बात हो रही, उन्होंने कहा 9 और 10 की दरमियानी रात 2:30 बजे मेरे सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगाकर कहा कि वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने हमारे 10 एयर बेसिस के ऊपर अटैक कर दिया है और नूर खान एयर बेस के ऊपर भी बम गिरा है।
और उन्होंने कहा कि हम लोग ये सोच रहे थे कि सुबह 4:30 बजे फजर की नमाज के बाद अटैक करेंगे, वो मुहूर्त निकालते रह गए। भारत ने 2:30 बजे मुहूर्त निकालकर अटैक कर दिया। तो मुझे यह लगता है कि ये केवल मैंने वहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर को कोट किया है, इसके बाद भी किसी के मन में कोई संदेह हो तो यानी अब भारत उस मुकाम तक आके पहुंचा है कि अब कोई हमारे यहां आता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अब पाकिस्तान जाके चिल्लाता है। और जब डॉक्टर मुखर्जी ने छोड़ा था, तो जब पीओके पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस में लेके गए। और वैसे मैं ये भी एक बात बता दूं, आप में से बहुतों को ये बात की नहीं ध्यान होगा, 24 अक्टूबर 1947 क्यों लेके गए भाई यूनाइटेड नेशंस में आप? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। मतलब अजब की आजादी थी कि मतलब ऐसी अद्भुत आजादी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत का गवर्नर जनरल अंग्रेज था, माउंटबेटन 1948 तक। भारत का आर्मी चीफ कौन था जब नेहरू जी झंडा चढ़ा रहे थे? अंग्रेज। 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज था, जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर। भारत का एयरफोर्स चीफ कौन था? अंग्रेज। 1954 तक रहा गेराल्ड गिब्स। भारत का नेवी चीफ कौन था? अंग्रेज। 1958 तक रहा स्टीफन कार्लाइल। अरे भाई, जब सारे अंग्रेजों को यहां बैठा रखा था तो उनको मेहमान नवाजी के लिए बैठा रखा था क्या? उनसे कहना चाहिए था कि भाई इस मैटर को सॉर्ट आउट कराओ। और मैं आपसे कहता हूं, यूएन बना कब? 24 अक्टूबर 1945। 2 साल हुए थे यूएन को बने हुए, यूएन का कोई रेलेवेंस नहीं था तब तक। ना उसको चाइना मान रहा था, ना रशिया मान रहा था। और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से चुनौती से कहता हूं, भाई अक्टूबर 47 से पहले का एक प्रस्ताव बताओ जो यूएन के पास गया हो। ये आपने क्या किया? और जब हमारे मोदी जी ने धारा 370 हटाई, जमीन आसमान के कुलाबे एक करके भी पाकिस्तान या उसके सहयोगी देश एक लाइन का प्रस्ताव भी भारत के विरुद्ध यूनाइटेड नेशंस में लाने में असफल रहे। यानी हमने उनसे प्रेरणा ली और इस प्रकार आके कार्य किया। तो यह दर्शाता है कि डॉक्टर मुखर्जी के साथ क्या हुआ और आज भी हमारी सरकार उनसे प्रेरणा लेकर किस प्रकार से आगे चल रही है। और हम ये कह सकते हैं, जब 2019 से पहले की बात आई तो महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि हमारा जो अपना झंडा है वही रहेगा, और अगर धारा 370 हटी तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मगर आज डल लेक पे तिरंगे की कतार दिखाई पड़ती है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा कमिटमेंट सिर्फ सत्ता में आने में नहीं था, हम विपक्ष में रहे तब भी। जनवरी 1992 हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब गए थे, उस समय तो नरेंद्र मोदी जी युवा कार्यकर्ता के रूप में उस यात्रा का संयोजन कर रहे थे। और उस समय जान हथेली पे रखकर लाल चौक पे झंडा फहराया था, जबकि उस समय स्थिति यह थी कि 1989 के बाद जम्मू कश्मीर का गवर्नर भी लाल चौक के ऊपर झंडा नहीं फहरा पाता था, 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जाकर, और मोदी जी भी उसमें शामिल थे, जाकर झंडा फहराया। अर्थात हमारा कमिटमेंट अनफ्लिंचिंग, अनवेवरिंग, कंटिन्यूअस। और लास्ट में एक और बात भी कहता हूं भाई, आजकल जो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषय को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत भक्ति भाव जागृत हो गया है। राम मंदिर का विषय आया, वहां चढ़ावे में जो कुछ हुआ है, तो अचानक दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर भक्ति जागृत हो गई है। यहां पर मैं बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है वहां पर, यह हमारी विचार प्रेरणा के लिए बहुत पीड़ादायक था। यह करोड़ों लोगों की भावनाओं के लिए बहुत पीड़ादायक है। और सरकार इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि उसमें जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में पूरी ईमानदारी और कठोरता से जांच होगी। और यह कहा जाता है कि राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, मगर राम के धाम में राम का नाम लेकर यदि किसी ने पाप किया है तो उसके पाप तो विधाता भी नहीं मिटा सकते, उसे दंड मिलेगा। राजदंड इस लोक में सरकार सुनिश्चित करेगी और धर्मदंड पर लोक में भगवान सुनिश्चित करेगा। मगर जो लोग आज कह रहे हैं, ये वो हैं जो कहते थे अयोध्या यहां थी कि नहीं? बताओ, अयोध्या तो थी ही नहीं, राम तो हुए ही नहीं थे। वो भगवान की लीला नहीं समझ पाते हैं। देखिए, भगवान की लीला क्या होती है मैं बताना चाहता हूं। 2024 में हम अयोध्या हारे थे, हम प्रयागराज भी हारे थे, हम चित्रकूट भी हारे थे, हम नासिक भी हारे थे।
तो वही लोग जो कहते थे अयोध्या पहले थी कि नहीं ये बताओ, अयोध्या राम की थी कि नहीं ये साबित करो, वो 24 की हार के बाद अपने मुंह से बोलने लगे थे ना, देखो देखो अयोध्या भी राम की थी, भाजपा हार गई, बस्ती भी राम की थी, प्रयागराज भी राम का था, चित्रकूट भी राम का था, नासिक भी राम का था। और फिर भगवान की लीला देखिए, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और बंगाल, और वो कहानी हो गई बहुत पुरानी। यानी जो आपके मुंह से स्वीकार करवा लिया भगवान ने, और अब आप आइए आज जो हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं रामायण में भी भगवान के भी शक्ति लगी थी, भगवान राम और लक्ष्मण के भी नागपाश लगा था और वो मूर्छित हो गए थे। आज मैं कह सकता हूं भगवान की आस्था को भी नागपाश लगा है। मगर यह भी याद रखना चाहिए कि जब भगवान के शक्ति लगी थी लक्ष्मण जी के, और हनुमान जी राम काज के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो रावण का ही एक दूत कालनेमी भगवान के भक्त का रूप धारण करके राम नाम जपने लगा था। उसका उद्देश्य राम की भक्ति करना नहीं था, उसका उद्देश्य राम के काम में व्यवधान डालना था। मगर हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया था, और जिसे तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, उबरहि अंत न होई निबाहु काल नेमि जिम रावण राहु। जैसे रावण भेष बदल के आया मगर आखिर में एक्सपोज हो गया, राहु भेष बदल के आया एक्सपोज हो गया, काल नेमि भेष बदल के आया वो एक्सपोज हो गया। इसलिए वो उससे उबर नहीं पाएंगे। हमारे मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम भक्त और भारतीय लोग इस विषय को भली भांति समझेंगे। मगर ये देख के मुझे एक और आश्चर्य होता, हम लोग जब बच्चे थे तो नारा लगता था बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का। आज जिस ढंग की भक्ति दिखाई पड़ रही नेताओं में, तो मुझे लगता है आज तो नारा बदल गया। आज तो लगता है झूठा सच्चा सबे राम का, पक्का कच्चा सबे राम का, और चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। और यह भक्ति भाव भी क्यों आया है, यह भी आप बात समझिए। जब गंगोत्री से गंगा सागर तक, अब इससे देखिए महत्वपूर्ण क्या हो सकता था, 125वां साल जब उनकी जन्म जयंती का आया है, तब बंगाल में हमारी सरकार बनी है। ये गंगोत्री से गंगा सागर तक जब राष्ट्रवाद की धारा दिखी है ना, उस धारा के धार के ज्वार के प्रभाव में ये लोग राम नाम बोलने को विवश हो रहे हैं। 1993 में यूपी में इलेक्शन हुआ था, तो नारा लगा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि ये इसलिए नारा लग रहा है कि आपने अपनी एकता में थोड़ी सी कमी दिखा दी है। जिस दिन आप अपनी एकता अच्छी दिखा देंगे, उस दिन जो नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आप देखिए आज बोल भी रहे हैं। तो मैं इसलिए कहूंगा ये भी नागपाश है, और इस नागपाश से भी मुक्ति मिलेगी। ये भी आघात है, मगर इस शक्ति से मुक्ति मिलेगी। और ये भगवान की लीला है, ये और शक्तिशाली होकर उभरेंगे। मगर उन सब के मुंह से राम नाम बुलवाने के लिए ही शायद ये लीला हो रही है, क्योंकि अपने यहां कहा गया तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो चाहे रीझ के बजो चाहे खींच के बजो। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जिस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी 1901, स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर छोड़ा 1902 में। उससे एक वर्ष पूर्व 1901 में, यानी वही वर्ष जिस साल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की डेथ हुई, वो अमरनाथ की यात्रा पे गए थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने वहां ध्यान लगाने के बाद कहा था, मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वो समय सिर्फ एक शताब्दी दूर है। 1902 में उनकी डेथ हुई। एक शताब्दी कब हुई? 2002। ठीक, 2002 और 3 कोई जाके चेक कर ले। 2003-4 भारत का पहला वर्ष था जब हम करंट अकाउंट सरप्लस हुए। 2004 हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $100 बिलियन पे पहुंचा। 2003-4 का थर्ड क्वार्टर भारत की ग्रोथ रेट ने एक क्वार्टर के लिए सही 10% को टच किया, और कम से कम एक क्वार्टर में हम चीन से आगे थे। और आप में से बहुतों को नहीं ध्यान होगा, जाके चेक कर लीजिए, आज हमारा 100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। 2002-3 में हमारा लगभग $1 बिलियन का, $0.9 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था चीन के साथ। मगर 10 साल की सरकार ने उसको $37 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में कर दिया।
मगर चिंता मत करिए, 10 साल के गैप के बाद जो पुनः आए हैं तो फिर क्या दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं, 1901 में, यानी जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राण छोड़े, पूरे भारत में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। 1951 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, पूरे देश में। और 2001 में जब 21वीं सदी का पहला सूरज की पहली किरण इस धरती पे पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की। और उसी साल नेहरू जी उसी साल मोदी जी का राजनीति में पदार्पण हुआ। अब 1 जनवरी 2026 यानी जब 125वां साल आया, अब पूरे देश में किसकी सरकार है? फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तीसरी बार सरकार है। इसका अर्थ बहुत साफ है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए इस अमृत काल में जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इन 22 वर्षों में हम वो काम करेंगे जो आने वाले 1000 वर्ष तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा, तो हमारा 1000 वर्ष का दृष्टि है, 22 वर्ष की प्लानिंग है और 10,000 साल पुराने भारत से प्रेरणा है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम वर्तमान में थोड़ी सावधानी रखें। एक पॉइंट और कह देता हूं, सावधानी क्या रखने की जरूरत है। देखिए, हमारी लगातार विजय होती चली जा रही है तो देश विरोधी शक्तियों को अच्छा नहीं लग रहा है। भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, भारत की सामरिक शक्ति बढ़ रही है, भारत की कूटनीतिक शक्ति बढ़ रही है, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो लोग क्या करेंगे? साम दाम दंड भेद। साम समझाओ, 60-70 साल पहले के तमाम आर्काइव में हमारे नेताओं को समझा के रखा गया है परमाणु विस्फोट नहीं करना है, ग्रोथ रेट नहीं करनी है। अब आज की जमाने की सरकारों को समझाया नहीं जा सकता। दाम, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, केजीबी और सीआईए के डिक्लासिफाइड आर्काइव्स को पढ़िए, हमारे कौन कौन से उस जमाने की 60, 70, 70, 80 के दशक में कहां से दाम आता था और उसकी वजह से भारत की शक्ति के साथ कंप्रोमाइज होता था, उसके अब डाटा अवेलेबल है। अब आइए दंड। जब हमने पोखरण विस्फोट किया, हम पे सैंक्शंस लगाए गए, मगर भारत झुका नहीं, उभर आया। जब मोदी जी आए, टैरिफ्स लगे। सिर्फ चीन और भारत 2 ही देश हैं जो टैरिफ को झेलने में सफल हुए, हम दबे नहीं, उठ गए। जब साम दाम दंड तीनों फेल हो जाता है तो आता भेद। अब भेद किस पे? दक्षिण उत्तर में लड़ाओ। याद है दक्षिण भारत में कर्नाटक के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ इंडिया वाले टैक्स ज्यादा देते हैं, नॉर्थ वाले कम देते हैं, इसलिए साउथ के बेस के ऊपर नॉर्थ मौज कर रहा है। चिदम्बरम साहब ने कहा कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत डेवलप कर गया होता। तो अभी रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के कांग्रेसी हैं वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ दिल्ली में जाकर टैक्स देते रहेंगे और सलूट मारते रहेंगे, नहीं होगा। अब आइए प्रांत पे लड़ाओ। हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। तमिलनाडु का मंत्री कहता है कि उत्तर भारत के लोग, यूपी बिहार के लोग यहाँ पर टॉयलेट साफ करने आते हैं, हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। और उन्होंने जिस लहजे में कहा वो लहजा हर व्यक्ति समझता है। तो तेलंगाना का सीएम कहता है कि फला वालों का डीएनए अच्छा है, धमाके का फला राज्य का डीएनए अच्छा है। अब आइए भाषा पे लड़ाओ। आपने तमिल और हिंदी का विवाद सुना होगा, पर कन्नड़ हिंदी का विवाद पहली बार सुनने में आया। महाराष्ट्र में मराठी बनाम उत्तर भारतीय होता है, पर मराठी भाषा बनाम हिंदी का झगड़ा कभी नहीं था, दोनों की तो लिपि भी एक है। आप आराम से मुंबई में जाइए, सब कुछ पढ़ने में आता है। वो अब शुरू हुआ और वो तो भगवान की कृपा हो गई बंगाल में, वरना हिंदी बनाम बंगला की लड़ाई भी करने के लिए तैयार थे। अब जब राज्य में तोड़ते नहीं दिख पा रहे हैं, भाषा में तोड़ते नहीं दिख पा रहे हैं, क्षेत्र में तोड़ते नहीं दिख पा रहे हैं, तो अब है जात में तोड़ो। अगड़े पिछड़े में लड़ाना है, सामान्य और दलित में लड़ाना है। हम यदि सावधानी से इस षड्यंत्र को, जो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, विदेशों के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र और भारत में बैठे हुए उनके मोहरे और प्यादे, उनको हमें बहुत सावधानी से समझना है, जो भारत में हर मुद्दे के अंदर टकराव लाना चाहते हैं, जिसे मैं कहूंगा कहनी है एक बात, हमें इस देश के पहरेदारों से संभल कर रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। हम यदि इसको समझने में सफल रहे तो समझिए स्वर्णिम भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम बस, और उनके लिए ये आखिरी मौका है, इसके बाद वो भारत को झुका नहीं पाएंगे। तो सिर्फ ये कहते हुए कि एक स्वर्णिम अतीत, एक गौरवशाली अतीत आपको प्रेरणा दे रहा है, स्वर्णिम भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वर्तमान में सावधानी रखिए और डॉक्टर मुखर्जी जी के आदर्शों पे, जिस प्रकार मोदी जी की सरकार चल रही है, उस दिशा में आगे बढ़िए कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।